हे गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए आज फ्रेगमेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो है खंडीभवन की प्रक्रिया में जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड पुनरुद्ध भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, इलोथ्रक्स, मार्केंसिया आदि। चलिए हम स्पाइरोगायरा का चित्र आज बनाएंगे। तो चलिए आज स्पाइरोगायरा का चित्र हम बनाते हैं। ये जब दो भागों में बंटता है तो ऐसे हो जाता है, कुछ इस प्रकार का हो जाता है। अब हम चलिए बात करेंगे पुनरुद्ध भवन। जो है रीजनरेशन। कुछ जीवों में पुनरुद्ध भवन की असीम पाई जाती है, जैसे प्लिनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे टुकड़े जिनमें केंद्र का अंश उपस्थित होता है, तो वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं।
इसी प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे आपने स्पंज, हाइड्रा और अमीबा को देखा होगा, वो कई टुकड़ों में बट जाते हैं और पुनरुद्ध भवन का निर्माण करते हैं। अब हम चलिए आगे बात करेंगे अलैंगिक पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? तो चलिए हम कायिक जनन के बारे में जानते हैं। कायिक जनन मातृ पौधों के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे आकार की एवं आनुवांशिकी रूप से अपने मातृ पौधे के समान होते हैं। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन या जन्म वही। अब कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार। निम्न श्रेणी के पौधों में कायिक जनन सामान्य रूप से देखा जा सकता है, किंतु उच्च श्रेणी के पौधों में यह निम्न दो होता है। प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्तन अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। प्राकृतिक कायिक जनन विधियाँ निम्न है। प्राकृतिक कायिक जनन विधियाँ। प्राकृतिक कायिक जनन
द्वितीय। जड़ द्वारा। तने द्वारा। पत्ती द्वारा। अजूबा और बिजोनिया। प्रकलिका द्वारा। अंगीव। अगेव। अर्धवायवीय। तना अपरी। भूस्तरी। अंथा भूस्तरी। भूस्तरी। भूस्तरिका। कंद। प्रकंद। धनकंद। शलकंद। इस प्रकार से प्राप्त पौधा जिसकी जड़ें स्कंद की होगी, परंतु उसका मुख्य तना, फल फूल आदि उच्च किस्म वाले आम, नींबू, सेब आदि। अब चलिए गुट्टी बांधना। चलिए गुट्टी बांधने के बारे में पढ़ेंगे। गुट्टी बांधना। यह प्रक्रिया प्रायः पुराने वृक्षों में अपनाई जाती है, क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होती है और आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे वृक्षों में गुट्टी बांधने हेतु इनके शाखा में
झाल का वलय हटा लिया जाता है, इसे वलय कहते हैं। इस वलयित भाग को आवश्यक तत्वयुक्त मृदा के साथ बांध कर इसे नमी दी जाती है। कुछ समय पश्चात इस नम भाग से जड़ें निकलती है और इस जड़युक्त भाग को जनक पौधा से अलग कर लिया जाता है और अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे नए पौधा विकसित होता है। अब हम बात करेंगे कायिक जनन का आर्थिक महत्व। कायिक जनन के आर्थिक महत्व में देखेंगे, जनन की यह प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है। इसमें लैंगिक जनन की तरह मकरंद, पुष्प, सुगंध आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उन पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज नहीं बनते, जैसे केला, अनानास, गुलाब आदि। इस प्रकार के जनन में केवल एक जनन की आवश्यकता होती है, अर्थात इससे उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अतः इस प्रकार के जनन में आनुवांशिकी होता है। इसमें पौधों की संख्या में वृद्धि काफ़ी तेजी से की जा सकती है। अब कायिक जनन की हानि के बारे में हम चर्चा करेंगे। कायिक जनन की हानियाँ। कायिक जनन द्वारा पौधों की नई किस्म तैयार नहीं की जा सकती। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात जैव विकास की संभावना नहीं होती। कायिक जनन से उत्पन्न पौधे में मातृ पौधे के सभी विशिष्ट लक्षणों के साथ रोग का भी संचरण किया जाता है। अब सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक प्रवर्धन। इस प्रक्रिया में वांछित पौधे की पत्ती या किसी भी कायिक भाग से थोड़ा सा उत्तक काट लेते हैं। इस उत्तक को एक्सप्लेंट कहा जाता है। इस एक्सप्लेंट को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। संवर्धन माध्यम में एक्सप्लेंट वृद्धि करता रहता है, जिसे कैलस कहा जाता है। कैलस से यह संभावना होती है कि यह आगे वृद्धि करके
भ्रूण बनाए या फिर प्ररोहतना बनाए। यदि भ्रूण का निर्माण होता है, क्योंकि भ्रूण में मूलांकुर और प्राकुर पाए जाते हैं जो क्रमशः जड़ व तने का निर्माण करती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। यदि कैलस से प्ररोह का निर्माण होता है तो थोड़े ही समय में इससे जड़ें भी निकलने लगती है। एक नए पौधे का निर्माण होता है। अब चलिए हम सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व जानेंगे। सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व। इससे कम समय में अधिक से अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। यदि इस प्रक्रिया में शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिका का प्रयोग किया जाए तो इससे जो पौधे विकसित होंगे वे विषाणु जनित रोगों में मुक्त होंगे। इस प्रक्रिया में एक ही पौधों से नया पौधा विकसित होता है, जिससे आनुवंशिक शुद्धता बनती रहती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।